Good morning, students. Good morning, ma'am. Screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Let us start with today's lecture. Today we'll start with the unit Fourier series. That is the second unit of your syllabus. Fourier series क्या है पहले हम समझ लेते हैं. सिंपल लैंग्वेज में फोरियर सीरीज क्या मतलब हो रहा है. ठीक है, कोई भी फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स, अगर उसको तुम सीरीज में एक्सपैंड करते हो जहां टर्म्स जो है वो साइन और कोसाइन फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में रहे, यानी सपोज अगर तुम्हारे पास सीरीज ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन 2x upon 4 plus sine 3x upon 6 so on, or you have a series 1 plus sine x plus cos 2x plus sine 3x plus cos 4x like this. इस तरह के कोई भी सीरीज जो जिसके टर्म्स जो है वो साइन या कोसाइन फंक्शन या दोनों में हो, उनको हम फोरियर सीरीज कहते हैं. ठीक है, अभी तक हमने किसी फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है, वो है मैक्लॉरेन एक्सपेंशन या क्या बोलते हैं उसको, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ना. उसमें हम क्या करते हैं, मैक्लॉरेन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इसके ये जो वेरिएबल है एक्स, इसके पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं. ठीक, अगर हम इस वेरिएबल x के पावर के फॉर्म में एक्सपैंड करने की जगह इस वेरिएबल के
क्या बोलते साइन या कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में सीरीज के टर्म्स को एक्सपैंड करें तो वो फोरियर सीरीज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फोरियर सीरीज कहाँ कैसे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। फोरियर सीरीज हम हर तरह के फंक्शंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो जब करता है कोई फंक्शन, जब वो उसको सेटिस्फाई करता है तभी उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखा जा सकता है। ठीक है, उन कंडीशंस को इन जनरल एक्चुअली 3 पॉइंट्स है, उनको हम डिरिक्लिट्स कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, द कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड सो दैट अ फंक्शन कैन बी रिटन एज ए फोरियर सीरीज आर नोन एज डिरिक्लिट्स कंडीशन। डिरिक्लिट्स कंडीशन, तो मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ डिरिक्लिट्स कंडीशन बता दे रही हूँ। इसको स्टेटमेंट को तुम अपने बुक से देख के लिख सकते हो, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है बुक में, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, डिरिक्लिट्स कंडीशंस क्या है, या ये भी बोल देते हैं व्हाट इज द कंसिस्टेंस व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज फॉर अ फंक्शन। दोनों का एक ही मतलब है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोरियर सीरीज इज द डिरिक्लिट्स कंडीशन। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं बस मैं वो ब्रीफली बता रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन कैसे लिख रहे हैं प्रॉपरली वो बुक से देख के लिखना, बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है तुमको। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक हो और सिंगल वैल्यूड हो। ठीक, इन द गिवन रेंज, एक रेंज के अंदर ही हम किसी सीरीज किसी फंक्शन का क्या बोलते हैं फोरियर सीरीज डिफाइन करते हैं। रेंज के अकॉर्डिंग किसी एक फंक्शन का ही अलग अलग फोरियर सीरीज भी बन सकता है अगर वो उसका रेंज अलग अलग है तो। ठीक है, तो जिस रेंज में हम फोरियर सीरीज बना रहे हैं ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स उस रेंज में पीरियोडिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड यानी जब हम x की एक वैल्यू डालें तो जो एफ ऑफ एक्स है उसकी एक ही वैल्यू आए। जैसे अगर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, तो ये सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू डालूं किसी भी रेंज में डालूंगी तो ये वैल्यू जो है हमेशा एक ही आंसर आएगा मेरे को। ठीक है, 1 डाला तो 1 ही मिलेगा, -2 डाला तो 4 मिलेगा, 2 डाला तो 4 मिलेगा, लाइक दैट। But every time I put one value of x, correspondingly I get only one value of the f of x. ठीक, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यू। ठीक, लेकिन अगर सपोज मैंने x की एक वैल्यू डाली और करस्पॉन्डिंग मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज मिली, जैसा कि हमको स्क्वायर रूट ऑफ x में मिलता है, मैं x की वैल्यू अगर 4 डालूं तो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 4 दो आंसर्स देगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैन बी +2 or it can be -2. So this function square root of x is not single valued, it is multiple valued function. ठीक, तो डिरिक्लिट कंडीशन हमको बताता है कि हम ऐसे ही फंक्शन का फोरियर सीरीज बना सकते हैं जो कि उस जो गिवन रेंज है उस रेंज के अंदर पीरियोडिक भी हो और सिंगल वैल्यूड भी हो। ठीक, सेकेंड कंडीशन ये है कि जो रेंज हमने लिया उसमें अगर इस एफ ऑफ एक्स में डिसकंटिन्यूटीज है तो वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक, जरूरी नहीं हो कि नहीं है कि डिसकंटिन्यूटीज हो, अगर है तो वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक, इफ देयर आर डिसकंटिन्यूटी देन इट शुड बी फाइनाइट, यानी एक या दो डिसकंटिन्यूटी है इस रेंज के अंदर तो उसका भी फोरियर सीरीज लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है तब हम उसका फोरियर सीरीज नहीं लिख सकते। ठीक है, third one is that the function f of x has at most finite number of maxima and minima. Finite number of maxima and minima. ठीक, यानी जो रेंज हमने लिया उसके अंदर हमारे फंक्शन की जो वैल्यूज है मैक्सिमम वैल्यू पर और मिनिमम वैल्यू पर जो पहुंच रही है वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो ग्राफ मैंने बताया इसमें अगर मैं रेंज को 0 से लेकर इस पॉइंट तक लेती हूँ तो ये जो ग्राफ ये जो फंक्शन है इसके पास 2 मैक्सिमा है और 1 मिनिमा है। ठीक, तो फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो तो उसका भी फोरियर सीरीज लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ जाएंगे तब हम लोग उसका फोरियर सीरीज नहीं लिख सकते। सपोज हमारे पास फंक्शन इस तरह का है, इस तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ चेंजेस आर विजिबल, infinite number of times the function is reducing to minima and expanding to maxima, then that function will for that function you will not be able to write the Fourier series. ठीक,
तो ये 3 पॉइंट्स है, इनको पॉइंट वाइज तुमको याद रखना है। तुम लोग को तुम्हारे क्वेश्चंस में कभी ये नहीं पूछा जाता कि फंक्शन को बताओ ये इसका फोरियर सीरीज लिख सकते हैं कि नहीं। तुमको जो भी फंक्शन दिया जाता है तुमको वो अज्यूम करके चलना रहता है कि ये फंक्शन का फोरियर सीरीज लिखाया जा सकता है, और क्या फोरियर सीरीज बनेगा तुमको वही बस ऑब्टेन करना रहता है, ठीक। लेकिन तुमको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज डिफाइंड होता है, तो दैट आर गिवन बाय दिस डिरिक्लेट्स कंडीशन, ठीक। तो बेसिक चीजें हमने समझ ली। फोरियर सीरीज क्या होता है? एक सीरीज जिसके टर्म साइन या कोसाइन फंक्शन में हो, साइन और कोसाइन फंक्शन में हो, उसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो कि सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट सिंगल वैल्यूड हो, पीरियोडिक हो, उसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फाइनाइट हो इन a given range is can for that type of function we can define the Fourier series, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि फोरियर सीरीज का फॉर्म क्या है। जैसे हमने जब मैक्लॉरेन पढ़ा था तो हमने मैक्लॉरेन का फॉर्म पढ़ा था ना कि अगर एफ ऑफ एक्स को एक्सपैंड करना है मैक्लॉरेन सीरीज में तो हम वैल्यू एफ ऑफ एक्स को लिखते थे एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन, ठीक। वैसे ही अब हम देखते हैं कि अगर हमको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स को पीरियोडिक फोरियर सीरीज में लिखना है तो वो कैसे लिखाता है, ठीक है। तो सपोज एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और उसका जो इंटरवल है वो है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको हम कौन से इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं या कौन से इंटरवल में उसका फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं? अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। वी हैव एक्सक्लूडेड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट्स। उसको इंक्लूड करने से भी चेंज नहीं आता और एक्सक्लूड करने से भी सेम आंसर आता है। मतलब अगर मैं लिखूं कि फोरियर सीरीज फॉर फोरियर सीरीज फॉर x लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस 2 पाई, ये सीरीज और ये सीरीज फोरियर सीरीज फॉर x लेस देन अल्फा एंड लेस देन अल्फा प्लस 2 सेम आता है, ठीक है। तो इक्वालिटी साइन विल नॉट मैटर हियर because actually the terms which we will be getting will be you found by using integration, और integration में हमको मालूम है कि उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। So let us see how to write the Fourier series. Suppose f of x है तो f of x का जो फॉर्म होता है Fourier series का वो हो जाता है f of x is equal to a0 upon 2 plus summation an cos nx plus summation where n is changing from 1 to infinity. This is infinite series. Fourier series is always infinite series. bn sin nx, ठीक। ये फॉर्मेट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखी थी ना एफ ऑफ एक्स, जब मैक्लॉरेन लिखते थे तो हम ऐसे ही लिखते, हर हमेशा एफ ऑफ एक्स के लिए सीरीज यही लिखते। लेकिन ये जो सीरीज का फॉर्म है वो कैसे बदल जाता है जब ये एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 ये सब वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग सीरीज मिलती है। जैसे अगर हमने लिखा साइन एक्स का फोरियर मैक्लॉरेन सीरीज तो वो आ जाता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ठीक। ये कैसे बदला? ये जो वैल्यूज हैं ये आई एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 इनकी वैल्यूज से। वैसे ही ये फोरियर सीरीज का बेसिक फॉर्म ये है, एफ ऑफ एक्स अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका फोरियर सीरीज का ये फॉर्म है। तो ये फोरियर सीरीज का फॉर्म यानी जो आंसर्स आएंगे अलग अलग फंक्शन के वो अलग अलग आएंगे किसके बेसिस पर? ये कांस्टेंट्स के बेसिस पर। ये जो a0 an और bn है इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। इन वैल्यूज को हम अलग अलग फॉर्मूले से इवेलुएट करेंगे। जैसे हमने मैक्लॉरेन में इनको डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट किया था, डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह 0 डाल के फाइंड किया था, वैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। वो फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगी। अभी के लिए बस ये समझ लो ये जो a0 an और bn है ये वैल्यूज जो है कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो डिफाइन करती है कि ये फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स का कैसा आएगा, ठीक। और ये जो हम कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इनको हम कहते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला। ये दिस वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय ऑयलर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑयलर्स फॉर्मूला। इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक। ऑयलर्स फॉर्मूला इज नॉट दिस वन, ये फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स है। कभी भी एग्जाम में पूछता है कि ऑयलर्स फॉर्मूला लिखो तो ये एफ ऑफ एक्स का जो सीरीज है ये ऑयलर्स फॉर्मूला नहीं है। इसमें जो कांस्टेंट्स है a0 an और bn इनको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ऑयलर्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या है नोट करते हैं,
ये ऑयलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पहला कांस्टेंट है A0, इसकी वैल्यू मिलती है हमको बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x dx। ठीक, मतलब हमने ये जो फंक्शन है f of x, इसको अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के बीच इंटीग्रेट करना है। अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई कहाँ से मिला? जिस रेंज में ये फंक्शन डिफाइंड था वही यहाँ पे तुम्हारे इंटीग्रल का लिमिट बनता है। ठीक, और A0 पहला कांस्टेंट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है f of x उसी को इंटीग्रेट करते हैं और इसको एवरेजिंग करते हैं इंटरवल का। वो तुम लोग जब हार्मोनिक एनालिसिस पढ़ोगे ना तो उसका मीनिंग समझ में आएगा। अभी के लिए समझ जाओ कि इसको एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग करने के लिए ये 1/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, मतलब ये जो भी वैल्यू आती है हमको उसको 1/पाई से मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक, तो A0 क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इन द गिवन रेंज डिवाइडेड बाय पाई। ठीक, वैसे ही an कैसे मिलेगा हमको? 1/पाई तो रहेगा, एवरेजिंग हमको हर बार करनी रहती है, रेंज भी हमारा यही रहेगा अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई। लेकिन ये an जो है, मतलब जब हम लोग ये कोसाइन सीरीज के कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हम फंक्शन f of x को इंटीग्रेट करने की जगह f of x को cos nx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, so A0 is 1/पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x dx, an is 1/पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x इंटू cos nx। ठीक, ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद भी करने हैं। यही फॉर्मूले पे ये पूरा यूनिट बेस करता है, तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, समझ के याद करो तो तुम लोगों को ज्यादा उसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा यूनिट इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड है, ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है। इन्हीं फॉर्मूलेज को हमको बार बार यूज करना रहता है, इसी फॉर्मूले में हम चेंजेस करेंगे और हमको नए फॉर्मूलेज में मिलेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमने देखा? A0 मिल गया, an मिल गया। नाउ कैन एनीबॉडी गेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ bn? कुछ गेस करके बता सकते हो तुम लोग कि 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई fx sin nx dx। यस, राइट, वेरी गुड। तो 1/पाई एवरेजिंग हर बार कर रहे हैं। ठीक, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई ले लिए, f of x साइन ऑफ nx dx, ये बन गया हमारा bn का वैल्यू। ठीक, तो तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हम बस रेंज देखना रहता है। तुमको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर वो रेंज इस फॉर्म में अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के फॉर्म में, तब तुमको सिंपली लिख देना है कि हमारा जो फंक्शन है उसका फोरियर सीरीज ऐसा लिखाएगा, और जहां ये A0 और an और ये bn को इवेलुएट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके तुमको सीरीज का जो एक्चुअल फॉर्म है, कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं वो लिखना है, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वो कैसा दिखेगा, शॉर्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा, ये सब तुमको डिफाइन करना रहता है। मेनली ये यूनिट में हम सिर्फ इतना ही सीखते हैं, बेसिक जो शुरुआत जो है वो यही सीखते हैं हम लोग कि किसी भी फंक्शन f of x को कैसे उसके फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करके लिखना है। अब वो किस तरह के इंटरवल में लिख रहे हैं, किस तरह का वो फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बस वही फॉर्मूलेज है इसमें। ठीक, बेसिक यही फॉर्मूला है जो कि पूरे यूनिट भर चलता रहेगा, बस उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग कि तुमने क्या इंटरवल लिया, तुमने कैसा फंक्शन लिया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला अच्छे से समझ लिए। अब इसी में देखो, जो पहला एक्सरसाइज है तुम्हारा, उसके जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इसी फॉर्मूले पे है। इसमें देखो दो तरीके से इस फॉर्मूले में चेंजेस ला सकते हैं हम लोग। एक है, अगर ये अल्फा की वैल्यू 0 ले लें। ठीक, इफ अल्फा इज 0, फर्स्ट टाइप केस 1, व्हेन अल्फा इज 0, यानी कि तुम्हारा जो फंक्शन f of x है वो कौन से इंटरवल में डिफाइन हो रहा है? 0 लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। ठीक, इस रेंज में अगर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है तब सीरीज तो यही लिखाएगी, है ना, f of x नहीं बदलने वाला। इक्वेशन नंबर 1 तो हमेशा जब भी हमारा इंटरवल जो है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 5 के फॉर्म में, तो सीरीज यही लिखाएगी। बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? ये जो हम इंटीग्रेशन का लिमिट लिख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/पाई 0 to 0 प्लस 2 पाई f of x dx, यानी कि लिमिट बन जाएगा 0 to 2 पाई। वैसे ही इसमें भी वही होगा 0 to 2 पाई, इसमें भी वही होगा 0 to 2 पाई। ठीक, तो मैं अलग से इसको और नहीं लिखा रही हूँ, सिंपल समझ लेना। जहां पे अल्फा आया तो वहां पे हमेशा लिमिट का जो
इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट है वो 0 आएगा और अपर लिमिट 2 पाई आएगा। ठीक, केस 2 में क्या होगा, अगर हमारे पास अल्फा की जगह माइनस पाई है, ठीक, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन हो रहा है इंटरवल में माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। ठीक, इसके लिए भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, एफ ऑफ एक्स भी ऐसे ही लिखाएगा और इसमें जो कांस्टेंट है वो भी ऐसे ही आएंगे, 1 बाई पाई ही आएगा यहाँ पे, बस ये चेंज आएगा, ये लिमिट जो है वो माइनस पाई टू पाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो बेसिक क्या याद रखना है हमको, अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको हमको इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के बीच इंटीग्रेट करना है, फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करना है, तो फोरियर सीरीज बनता है a0 अपॉन 2 प्लस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, where a0 an and bn are given by the following integrals। ठीक, और ये चीज ध्यान नोट करके रख लेना यहीं पे, ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ रही है these are given by Euler's formula। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में जो कॉमनली पूछे गए क्वेश्चन है वो है, पहला आ जाता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है इस यूनिट में। पीरियोडिक फंक्शन आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं याद है तो बुक से देख के लिख लेना। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अगर किसी इंटरवल पे वैल्यू रिपीट होती है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस टी या एक्स प्लस एन टी is always equal to f of x, where t is the period of this function, t is said to be the period of the function, and n has any integer values 0 plus or minus 1 plus or minus 2 so on। ठीक, तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है f of x ये पीरियोडिक है। ठीक, दूसरा पूछा जाता है फोरियर सीरीज का डेफिनेशन लिखो, डिफाइंड फोरियर सीरीज लिख देता है, कई बार लिखते या लिखता है राइट द फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक, उस केस में तुमको ये एफ ऑफ एक्स लिखना है और ये फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक, और थर्ड पूछा जाता है ऑयलर्स फॉर्मूला लिखो, तो ऑयलर्स फॉर्मूला लिखते वक्त भी ये लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स है और ये जो टर्म्स है a0 an bn दीज आर गिवन बाय द ऑयलर्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखोगे, मेंशन करोगे कि ऑयलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a0 की वैल्यू इतनी होती है, an की वैल्यू इतनी होती है और bn की वैल्यू इतनी होती है। ठीक, तीसरा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं डिरिक्लेट्स कंडीशन। ठीक, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे 2 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं, तो इनको याद प्रिपेयर कर लेना। हाँ, और ये चीज ऑयलर्स फॉर्मूला वाला कई बार बच्चे गलती करते हैं, उसको ध्यान देना, ऑयलर्स फॉर्मूला इज नॉट दिस वन, ये ऑयलर्स फॉर्मूला नहीं है, ये ऑयलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये पार्ट बस लिख दोगे तो नहीं चलेगा, ये पार्ट तुम्हारा a0 an और bn की वैल्यू ये ऑयलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक के आई थिंक सबको क्लियर है। इसका डेरिवेशन जो है फॉर्मूले का ये बुक में दिया हुआ है, तुम लोग को डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू इट वंस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गेटिंग दिस फंक्शंस इन दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, बट आई विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज। प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रिलेटेड फॉर्मूलेस भी तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, इनमें से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ही डायरेक्टली यूज होता है, हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, कहीं पे भी साइन एन पाई आ रहा है तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे, कॉस एन पाई आ रहा है तो -1 का पावर n लिखेंगे। बाकी ये जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं ये फॉर्मूलेज को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम उनको शो करेंगे इंटीग्रेट करके कि एक्चुअली ये आता है। ठीक, लेकिन अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन है या तुमको बहुत कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें इस तरह के इंटीग्रल्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ठीक, ऑल दिस फॉर्मूला इज आल्सो इज गिवन इन ग्रेवाल, यू कैन नोट इट फ्रॉम देयर। ये जो फॉर्मूला है ये वाला 4th पॉइंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको अच्छे से याद रखना है, इसको बार बार हम यूज करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 का पावर n होती है, साइन ऑफ n plus 1/2 into pi will be -1 to the power n and cos of n plus 1 into pi n plus 1/2 into pi is 0। ठीक, so let us start with some problem। देख प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तभी तुम लोग को ये चीज समझ में आएगी कि क्या लिख रहे हैं हम लोग, है ना, हम क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम किसी गिवन फंक्शन को फोरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपैंड करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, नोट इट।
obtain a Fourier series to represent e to the power minus ax from x is equal to minus pi to x is equal to pi hence derive series for pi upon sin hyperbolic pi। ठीक, इस तरह का ये जो सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है ना, ये अगर तुम्हारा सीरीज जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता तब उसके साथ इस तरह का एक सेकंड पार्ट दे देते हैं। मतलब ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ये हमको एक्सप्लेन करता है कि जो हम फोरियर सीरीज बनाते हैं किसी फंक्शन का, उसको किसी और सीरीज को फंक्शन किसी और फंक्शन के सीरीज को ऑब्टेन करने में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसको, ये कि ये जो फंक्शन है e टू द पावर ax, इसका फोरियर सीरीज कैसे लिखा जाएगा। ठीक, क्या बोला गया है यहाँ देखो क्वेश्चन में, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट दिस वन, यानी कि हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो है e टू द पावर माइनस ax, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax। ठीक, और हमेशा क्वेश्चन में जब फोरियर सीरीज लिख रहे हो तो ये जो फंक्शन जहां लिखा तुमने उसके बाजू में जो लिमिट दी हुई है, रेंज दी हुई है, वो जरूर लिख देना, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक, अभी तो हमने एक ही तरह का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन आगे हम लोग चेंज करके भी फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रेंज क्या दिया हुआ है देखो, माइनस पाई टू पाई, ये हमारा रेंज है, माइनस पाई टू पाई। तो इस केस में माइनस पाई टू पाई है, यानी कि ये कौन से केस में आ रहा है, हमारा अल्फा टू अल्फा प्लस टू पाई के केस में है ना, जहां अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस पाई, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक, तो पहले गिवन फंक्शन को लिख लिया 1, उसके बाद सीधे लिख लोगे देन फोरियर सीरीज फॉर f of x is given by f of x is equal to a0 upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n equal to 1 to infinity bn sin nx। ठीक, पुट इट इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। कैसे पता चला ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इस लिमिट को देख के, ये लिमिट देखा हमने कि माइनस पाई टू पाई है, तो ये वाला सीरीज लगेगा, उसको लिमिट को देख के हम सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले एक कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है उनको इवेलुएट करके निकालेंगे, पुट करके उसके बाद हम सीरीज को बनाएंगे। ठीक है, सो इसके आगे लिख लोगे वेयर बाय ऑयलर्स फॉर्मूला a0 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, 1 बाई पाई, एवरेजिंग करना है हर बार, इस टर्म को कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, याद रखना, हमेशा हम एवरेजिंग करते हैं, तो एवरेजिंग में हमेशा क्या होता है, जो इंटरवल का लिमिट है ना उसका आधा मिलता है। देखो जैसे यहाँ पे रेंज जो है उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस पाई अपॉन 2, तो ये क्या आया पाई। ठीक, तो पाई जो है वो हमारा इंटरवल का लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ जितना है उससे एवरेजिंग कर लेते हैं, तो 1 अपॉन पाई लेना है हमको, इंटीग्रेशन लिमिट क्या लेना है, जो हमारा गिवन फंक्शन का लिमिट है, यानी माइनस पाई टू पाई। ठीक, किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 से दिख रहा है हमको, e टू द पावर माइनस ax dx। ठीक, सिंपली इंटीग्रेट द फंक्शन, पुट द लिमिट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग। e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करो और लिमिट डालो, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ए ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस ए आएगा कि माइनस 1 अपॉन ए आएगा, 1 upon
मैम 1/x, सॉरी। 1/a आएगा क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करते तो इनटू a आता, ठीक। तो वो आएगा माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन a, और लिमिट क्या पुट करनी है, माइनस पाई टू पाई। सो सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट यू विल गेट, a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, लिमिट पुट करते हैं। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस a पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस a पाई, दैट विल बी a पाई, ठीक। तो यानी हमको वैल्यू क्या मिल रही है, देखो 1/a पाई e टू द पावर a पाई माइनस e टू द पावर माइनस a पाई। अभी पिछले यूनिट के लास्ट क्वेश्चन में ही तुम लोगों को मैंने ये वाला फॉर्मूला रिवाइज कराया था। तुम लोगों ने जो ये में क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़ा था, साइन हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होती है e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस टर्म को लिखूं, न्यूमरेटर के टर्म को, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक a पाई होगा अपॉन a पाई, पहले से था, ये आएगी वैल्यू a0 की। ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, साइन हाइपरबोलिक ax इज इक्वल टू e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन 2। गॉट इट? यस मैम। तो ये हमको a0 की वैल्यू मिल गई, a0 इक्वल टू 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन a पाई। पुट इट इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब ऐसे ही ये देखो, ये a0 की वैल्यू, ये a0 जो हमारा कॉमन नोटेशन था, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे इस फंक्शन में हमको इसकी वैल्यू ये मिल रही है, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। an की वैल्यू निकालनी है हमको। an की वैल्यू क्या थी, 1/पाई से पहले डिवाइड कर लो, किस इंटीग्रेशन करना है, लिमिट वही लेना है, माइनस पाई टू पाई जो हमारे फंक्शन का रेंज है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स को cos nx से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करो, ठीक। यानी कि यहां आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई e टू द पावर माइनस ax cos nx dx, ठीक। नाउ e टू द पावर माइनस ax cos nx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एनीवन? नो, पिछले यूनिट में भी यूज किया ये फॉर्मूला, किसी को याद नहीं है? पिछले ये में तो बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx, क्या था फॉर्मूला? मैम e to the power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. Yes, note that formula and use it. E to the power ax upon a square plus b square, a cos bx plus b sin bx, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यू विल बी गेटिंग 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ax अपॉन माइनस a का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos का कोएफिशिएंट n है, इंटू a cos bx, यानी आएगा माइनस a cos nx प्लस b sin bx, b की जगह पुट कर लिए n sin nx, ये हमारा इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, so that we are getting 1/पाई e to the power माइनस ax। अच्छा, अब लिमिट पुट कर दें, इंटीग्रेट तो कर लिए, लिमिट पुट करते हैं। जब अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा e टू द पावर माइनस a पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस a cos n पाई प्लस
n साइन n पाई माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह माइनस पाई, तो लोअर लिमिट में आएगा मैम यस मैम e की पावर माइनस ए पाई के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा ना? n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जाएगा e टू द पावर a पाई, जब लोअर लिमिट डालोगे x की जगह माइनस पाई पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वही रहेगा a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे टर्म फिर चेंज होगा, माइनस a कॉस ऑफ माइनस n पाई आएगा। अब हमको मालूम है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक। इसलिए कॉस ऑफ माइनस एन थीटा जो है वो बन जाएगा कॉस एन थीटा, यानी ये तो टर्म ऐसे ही रहेगा कॉस एन पाई, ठीक। प्लस अब सेकेंड टर्म में देखो, साइन में x की जगह तुम माइनस पाई डालोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक। तो ये जो बीच का साइन प्लस था वो हम क्या बन जाएगा, माइनस n साइन n पाई, लाइक दिस यू विल गेट, ठीक। हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज किया और उसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर लिया, ठीक। अभी मैंने तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कॉस एन पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 का पावर n होती है। ये फॉर्मूला तुम लोग रटने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जब जब इवन वैल्यू आएगी इसकी n की, तब ये 1 बनता है। हमको मालूम है cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई ये सब +1 होता है, और जब जब ऑड वैल्यू रहती है यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब पे -1 रहता है। इसीलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, -1 का पावर n। इसमें जब जब ऑड वैल्यू होगी यहाँ पे तो माइनस वैल्यू आएगी, इवन आएगा तो प्लस वैल्यू आएगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बार बार यूज होगा। cos n पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 का पावर n। वैसे ही sin n पाई क्या होता है, हमेशा 0। एनी मल्टीपल ऑफ पाई, if you get the sin function of that value, you will always get it equal to 0, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगी e टू द पावर माइनस a पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू माइनस a इंटू -1 का पावर n, और साइन n पाई की वैल्यू हो जाती है 0, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा n इंटू 0, ठीक, माइनस a e टू द पावर a पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगेन यहाँ पे पुट करोगे माइनस a इंटू -1 का पावर n, और अगेन ये सेकेंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, n इंटू 0, ठीक। तो देखो दोनों ही टर्म में से a इंटू -1 का पावर n कॉमन ले सकते हो तुम लोग, ये वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो दोनों टर्म का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, a इंटू -1 का पावर n दोनों टर्म्स में आ रहा है, और दोनों टर्म का डिनोमिनेटर भी सेम है। देखो न्यूमरेटर अलग अलग है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस a पाई है, यहाँ e टू द पावर a पाई है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। तो जो जो कॉमन है उसको पहले बाहर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कॉमन आ गया हमारे पास माइनस ए ना लेके a को कॉमन ले लेते, a इंटू -1 का पावर n, इतना कॉमन है, ठीक। इसको कॉमन लेने के बाद हमारा टर्म क्या बन रहा है, देखो ये माइनस साइन को अगर इधर कंसिडर करें तो ये बन गया माइनस e टू द पावर -a पाई, और ये माइनस साइन मिलके बन गया प्लस e टू द पावर a पाई, ठीक। ये तो अभी हमने फॉर्मूला पिछले पॉइंट पे लिखा था, साइन हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई, ठीक। तो ये आ गया 2a इंटू -1 का पावर n इंटू साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आया तुम्हारा a n का वैल्यू। पुट इट इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है? यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं तो फिर गलतियां हो जाती है आगे। जब भी हम लोग यहाँ वैल्यू लिखते हैं ना a n, देखो a0 ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, 0 सिर्फ एक ही आंसर आने वाला है, a0 तुमको एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये a n जो है वो एक्चुअली जनरल वैल्यू है। तुमने यहाँ क्या लिखा है, देखो जब हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, देखो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n x।
मतलब यहाँ पे एक टर्म नहीं है an cos nx, ये एक जनरल टर्म है जो इस इनफिनाइट सीरीज के टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो टर्म है एक्चुअली, ये जो तुमने लिखा है, इसको तुम अगर एक्सपैंड करके लिखो तो ये एक सीरीज बनती है। पहला, उस सीरीज का पहला टर्म आएगा a1 cos x, दूसरा टर्म आएगा a2 cos 2x, लाइक दैट। मतलब n की वैल्यू को 1 से लेकर इंफिनिटी तक के इंटीजर वैल्यूज को लेते जाओ तो जो टर्म्स बनेंगे वो पूरा तुम्हारा ये सीरीज रिप्रेजेंट करेगा। उस सीरीज के जो कोएफिशिएंट्स है, यानी cos के x के जो कोएफिशिएंट्स है, उनको इन जनरल हम an से डिनोट करते हैं। ठीक है, an एक अकेला कोई वैल्यू नहीं है, an जो है वो जनरल वैल्यू को डिनोट करता है, जहां वैल्यू बदलेगी जैसे जैसे n की वैल्यू बदल रही है। वैसे ही यहाँ पे भी bn जो है वो भी जनरल वैल्यू डिनोट करता है फॉर द साइन फंक्शन, साइन सीरीज, साइन पार्ट ऑफ द सीरीज। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे ही an निकाल लेते हैं ना, तो हमेशा ये काम जरूर करना, an निकालने के बाद n की जगह 1 2 3 के कम से कम तीन वैल्यूज कम से कम निकाल के देखना कि ये फॉर्मूला सही जा रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। ठीक, इसलिए ये करना हमारा जरूरी है। तो n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम निकाल के देखें a1, तो a1 आ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -2a साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, वैसे ही a2 क्या आएगा, इसी में n इक्वल टू 1 2 3 डाल के देखो, -2a साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वैसे ही a3 भी हमको दिख रहा है कि वो भी ऐसे जनरल वैल्यू आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिर्फ वो जगह बदल रही है जहां पे n था, उसके अलावा बाकी वैल्यू सेम आ रही। सॉरी, ये पहला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वैल्यू सॉरी फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव आएगा, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कैसे, यहाँ -1 का पावर n है, जब n इक्वल टू 1 डाल रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, -1 का पावर 1, जब -1 का पावर 2 हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर -1 का पावर 3 है तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो सीरीज है इसमें ऑल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब वैसे ही अब ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। हमने देखा कि an का जनरल वैल्यू क्या आ रहा है, और हमने ये भी देख लिया कि n की वैल्यू जो है वो कुछ भी डालो तो ये जनरल फॉर्मूला जो है वो गलत नहीं है। ऐसा होता है किसी किसी क्वेश्चन में कि ये जनरल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू में तुमको अनडिफाइंड आंसर मिले। ठीक, जब आएगा मैं बताऊंगी, पर हर क्वेश्चन में ये जरूर करना, an निकालने के बाद n की वैल्यूज पुट अप करके देखोगे। ठीक है, अब वैसे ही लेट अस कंटिन्यू टू bn, फाइंडिंग bn के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू पाई, फंक्शन यहाँ हमारा फंक्शन है e⁻−ax साइन nx dx, ये फॉर्मूला था। प्रोसीजर वैसे ही है हमारा, इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे भी अगेन फॉर्मूला लगेगा, we will have to use the formula e⁻ax sin nx dx, फॉर्मूला बन जाता है e⁻ax साइन bx के फॉर्म में पढ़ा है तुम लोगों ने, उसी को e⁻ax प्लस e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b cos bx, ये फॉर्मूला होता है साइन के लिए। साइन और कोसाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन में बीच में नेगेटिव आ जाता है, कॉस में पॉजिटिव रहता है, और ऑर्डर वही रहता है। जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो पहला टर्म उसका रहता है और दूसरा टर्म दूसरे वाले फंक्शन का होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहां यूज करते हैं। यू विल हैव e⁻ -ax अपॉन, देखो मैं जो लिख रही हूं उसको देख देख के लिखते मत जाओ, तुम लोग खुद से करो और मेरी बात सुनते जाओ। ठीक, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ ही में। e⁻−ax अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, a की जगह -a साइन nx आ जाएगा, और b की जगह है b की जगह है n, तो ये आ जाएगा -n cos nx। ठीक, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट करना होगा हमको -पाई टू पाई। अगेन वैसे लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग, e⁻−a पाई अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए साइन एन पाई माइनस एन कॉस एन पाई, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में आ जाएगा e टू द पावर ए पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पिछले पॉइंट में मैंने एक पूरा एक्सप्लेन किया है, वही चीज फिर से हो रही है तो मैं फिर से नहीं बोल रही हूँ। माइनस ए माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन एन पाई माइनस एन कॉस एन पाई, ऐसा टर्म आएगा हमारे पास। पाई की वैल्यू माइनस पाई, एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस एक्स है, उसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो रहा है। So that is equal to 1 by pi। अगेन साइन एन पाई वाली वैल्यूज जो है वो तो जीरो हो जाएंगी, ये दो वैल्यूज जीरो हो गई। कॉस एन पाई की वैल्यू हो जाती है -1 का पावर n, तो ये दोनों टर्म्स -1 का पावर n हो जाएगा। ठीक, तो -1 का पावर n और n ये पार्ट कॉमन है दोनों टर्म्स में, इतना कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, n इंटू -1 का पावर n। डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहां बच गया हमारे पास टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म, सो वी विल हैव माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ए पाई, यहां से ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बन गया प्लस, सो प्लस ई टू द पावर ए पाई। सो अगेन ये टर्म बन गया तुम्हारा 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई। सो वी आर गेटिंग 1 by पाई या रादर इसको इतना पार्ट को पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट पार्ट है। 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन पाई इंटू एन इंटू -1 का पावर n अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या होगा, bn की जितनी वैल्यूज आएगी b1 b2 b3 सब में इतना पार्ट कॉमन है, सब में आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक ए पाई अपॉन पाई, और चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक, तो क्या क्या आ रही है वैल्यूज जरा निकाल के देखते हैं। पहले इसको इक्वेशन नंबर डाल लो, इक्वेशन नंबर 5 bn की वैल्यू निकाल लिए। अब देखो b1 जो है वो आ जाएगा बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 1 हियर यू विल हैव 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई, इतना तो कॉमन है। ठीक, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ n की जगह 1 आ रहा है तो 1 ही रहेगा, और ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर का ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, b2 क्या आ जाएगा, देखो n की जगह 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, n की जगह 2 आ गया यानी कि ये आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई इंटू 2 अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, so on this will continue। Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू। सो हमने जो तीनों तरह के कांस्टेंट्स हैं हमारे फोरियर सीरीज को एक्सपैंड करने के लिए वो तीनों निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 to 5। 1 से हमको f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी और 3 to 5 हमको कांस्टेंट्स की वैल्यू दे देगा, एंड वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने f ऑफ x को डिफाइन किया था, है ना, ये f ऑफ x हमने बताया था कि f ऑफ x ऐसा दिखेगा सीरीज के फॉर्म में। ठीक, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दिए इक्वेशन 1 और ये सब, तो हमको मिलेगा राइट हैंड साइड में हमने लिखा था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा था f ऑफ x, उस f ऑफ x की जगह हम क्या लिख लेंगे, e टू द पावर -ax फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू
a0 अपॉन 2, तो a0 की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन कितना था वैल्यू 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन a पाई, है ना। ठीक, ये हमको a0 की वैल्यू मिली थी, a0 अपॉन 2 करना है, ये वैल्यू आएगी प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर लो, यू विल हैव 2a minus 1 to the power n sin hyperbolic a pi upon pi into a square plus n square, ठीक। और bn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर लो, वी विल हैव n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2n minus 1 to the power n sin hyperbolic a pi upon pi a square plus n square। अच्छा हाँ, इसमें सेकेंड टर्म जो है an वो किससे मल्टीप्लाइड था, cos nx से, ठीक। और bn किससे मल्टीप्लाइड था, sin nx से। इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, वहां दिख रहा है an cos nx है, bn sin nx है, ठीक। ऐसा टर्म आएगा और दैट इज सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, जितने टर्म्स हमारे कॉमन है ना उनको पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। तो ज्यादा इजियर होगा हमको ये समझने में कि हमारा सीरीज कैसा दिख रहा है। साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन a पाई इस टर्म से आया। ये जो टर्म है देखो, ये वाला जो टर्म, ये वाला टर्म जो है इसमें देखो, ये जो पार्ट है ये cos n की वैल्यू बदलेगी, ये टर्म अलग अलग आता जाएगा। इस पार्ट में से 2a साइन हाइपरबोलिक a पाई और डिनोमिनेटर का पाई, ये वैल्यूज बदलेगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज n पे डिपेंड नहीं करती। ये जो सीरीज के टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, n के वैल्यू पर, है ना। n बदलेगा, इनकी वैल्यूज बदलेगी, ठीक। तो इनमें से ये जो पार्ट है, ये पार्ट में n नहीं है, तो मैं इन पार्ट को कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो मेरे को टर्म क्या मिल जाएगा, 2a साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई, इतना मुझे कॉमन मिला, ठीक। और बाकी समेशन के अंदर कौन सा टर्म आ रहेगा जो कि n के साथ साथ बदलेगा, वो है -1 का पावर n अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos nx, ठीक है। क्लियर यहां तक के? यस मैम। प्लस वैसे ही सेकेंड टर्म में देखो क्या कितना पोर्शन कॉमन है, 2 ले सकते हो कॉमन, -1 का पावर n कॉमन ले सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक a पाई कॉमन ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर्स में से पाई कॉमन ले सकते हैं। यानी सेकेंड टर्म से कॉमन आ रहा है 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई। यहाँ a कॉमन नहीं आ रहा है, n को कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि n बदलेगा। तो हम टर्म क्या बच गया हमारे पास अंदर, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 का पावर n इंटू n अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू साइन nx, ठीक। तो ये हमारी सीरीज बनी, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का जो समेशन फॉर्म ये है, ठीक। कभी भी फोरियर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो समेशन फॉर्म के साथ साथ उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना। कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ये जो समेशन फॉर्म तुमने लिखा उसमें n इक्वल टू 1 2 3 करके कम से कम 3 टर्म तक के एक्सपैंड करके लिखोगे, ठीक। यहाँ से मेरे को 2a साइन हाइपरबोलिक a पाई इतना तो कॉमन मिल गया है, ठीक। अंदर क्या बचा यहाँ पे, n इक्वल टू 1 डालूंगी तो मुझे पहला वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ cos nx will become cos x upon 1 square plus a square। सेकेंड टर्म मेरे को मिलेगा प्लस, क्योंकि -1 का पावर 2 हो जाएगा, cos 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म मिलेगा माइनस, क्योंकि -1 का पावर 3 है, सो माइनस ऑफ cos 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन। तो कोसाइन सीरीज ऐसे चल रही है। और वैसे ही साइन सीरीज क्या चलेगी, देखो 2 साइन हाइपरबोलिक a पाई अपॉन पाई इतना कॉमन है,
अंदर बच गया, फिर से n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आएगा माइनस ऑफ साइन x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 का पावर 2 है, n की जगह पे 2 आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा 2 साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, -1 का पावर 3, n की जगह 3 साइन 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये यही चीज को हमने इसमें एक्सपैंड करके लिखा है। तो जब भी फोरियर सीरीज पूछा जाए ये दोनों फॉर्म तुम लोगों को लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म भी और समेशन फॉर्म भी, ठीक है। तो यहां तक के हमने फंक्शन का फोरियर सीरीज बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग को इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तुम लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट लिखा है ना, हेंस डिराइव्ड सीरीज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहां तक के नोट करके रख लो, बस इक्वेशन नंबर भी डाल देना, ये 5 6 आएगा, ये इक्वेशन नंबर है ना, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। यहाँ तक के नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। लेट मी टेक द अटेंडेंस, देन यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, मेरा अटेंडेंस रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है, तुम लोग को एक जन मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना ना अटेंडेंस का। One of you can do that? Who will do that? Sure, ma'am. Hold on. If no one will leave, hold on for 1 second. Tejas is recording the attendance. Wait. Okay, Tejas? Yes, ma'am. हो गया, ma'am. Okay, all of you can leave, join for the next lecture. Okay.